आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे शराबबंदी के मुद्दे की, जिसको लेकर किस सांसद ने दी है प्रतिक्रिया, बताते हैं आपको। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बाद भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी की वकालत की है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, शराब विष के समान है, इस विष की बिक्री को बंद कर देना चाहिए। साध्वी ने कहा, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा, कांग्रेस के लोग बुराई का साथ देकर लोगों को मरने के लिए मजबूर करते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश कांग्रेस मुक्त होगा। जो आसव और अरिष्ट आयुर्वेद में होते हैं, उसमें जो अल्कोहल होता है वो औषधि का काम करता है, और जो शराब होती है, जिसको शराब कह करके लोग पीते हैं, वो विष का काम करती है, जहर का काम करती है, और उसको कभी नहीं पीना चाहिए। जब आयुर्वेद के द्वारा आसव और अरिष्ट जैसी औषधियां दी जाती हैं, अन्य भी औषधियां दी जाती हैं, उससे जब व्यक्ति ठीक होता है तब उसको अमृत कहते हैं, और जब व्यक्ति मरता है उसको विष कहते हैं। और हमने विष की बात की है, उस विष को हमें बंद करना चाहिए, और मैं उसका पूरा खुल करके विरोध करती हूँ। शराबबंदी को लेकर सांसद साध्वी प्रज्ञा के बयान के बाद एमपी फिर से में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी सांसद पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सुनील सर्राफ ने कहा कि पहले साध्वी शराब को दवा बताती थी, अब शराबबंदी की बात कर रही हैं। इससे पहले उमा भारती ने भी शराबबंदी की बात कही थी। कांग्रेस विधायक ने कहा, अगर सचमुच शराबबंदी चाहते हैं तो पूर्व सीएम उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा को सड़क पर उतरना चाहिए। कांग्रेस भी उनका साथ देगी। उमा भारती जी 3 बार डेट दे चुकी है कि इस तारीख से मैं सड़क पे उतरूंगी, इस तारीख से मैं सड़क पे उतरूंगी। हमने कहा आप सड़क पे उतरो तो हम आपके साथ आएंगे। अब प्रज्ञा ठाकुर जी कह रही हैं, इसके पहले प्रज्ञा ठाकुर जी कह चुकी थी कि शराब भी दवा के रूप कम लिया जाए तो शराब भी जरूरी है। एक बयान आया था, आप लोग को ध्यान होगा। तो ये तो सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार इनकी है, केंद्र में ये है, राज्य में ये है, दिक्कत क्या है? शराबबंदी करनी, शराबबंदी कर दें। नहीं मान रही है सरकार तो सड़क पे आ जाओ जनता के लिए। बार बार जनता को बरगला रहे हैं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मिशनरी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अभिभावकों से मिशनरी स्कूलों में बच्चों को ना भेजने की अपील की है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि बच्चों को शिक्षा दिलाएं, लेकिन मिशनरी स्कूल की नहीं। शिक्षा दिलवाइए, लेकिन मिशनरीज में मत जाने दीजिए, ये हमारा स्पष्ट मत है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सेक्सटॉर्शन कॉल करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, लेकिन यह मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपना बयान दर्ज करवाते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस पूरे मामले में 2 मुस्लिम भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये विधर्मियों द्वारा मेरे खिलाफ साजिश है। बिल्कुल साजिश हो सकती है, और मुझे जैसे ही ये कॉल आए, जिस प्रकार से वो अश्लील वीडियो मेरे पास आए, मेरा वीडियो बना करके उन्होंने डाला है, जिस तरह से वो मुझे पूरा षड्यंत्र लग रहा है कि ये मेरे विरुद्ध तो विधर्मी है ही, तो इसलिए मुझे स्पष्ट कहने में कोई भय नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को अगस्त में नया अध्यक्ष मिल सकता है। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र खुटिया ने जानकारी देते हुए बताया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिला ब्लॉक अध्यक्ष और प्राथमिक समिति के चुनाव होने हैं। 31 मार्च तक सदस्यता अभियान चलेगा। 1 से 15 अप्रैल के बीच सदस्यों की लिस्ट जारी की जाएगी। 16 से 31 मई तक ब्लॉक और प्राथमिक समिति का चुनाव होगा। 1 जून से 20 जुलाई तक जिला कांग्रेस अध्यक्ष और जिला समिति का चुनाव होगा। 21 जुलाई से 20 अगस्त तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी। रामचंद्र खुटिया ने बताया कि 21 अगस्त से 20 सितंबर तक एआईसीसी अध्यक्ष और वर्किंग कमेटी का चुनाव भी होगा। जो ब्लॉक 31 मई तक प्रेसिडेंट और कार्यकर्ता का इलेक्शन, 1 जून से 20 जुलाई तक जिला कार्यकारी कमेटी और जिला अध्यक्ष के निर्वाचन, और 21 जुलाई से 20 अगस्त तक कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। और उसके बाद जो 21 अगस्त से 20 सितंबर तक एआईसीसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा।
कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए एमपी पीएससी में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, जिस तरह से ओबीसी का केस सरकार ने पेश किया वो गलत था, तो हाईकोर्ट क्या करेगा। वहीं नई शराब नीति को लेकर कहा कि जो नई शराब नीति बनाई गई है उस आधार पर शराबबंदी नहीं हो सकती। सीएम शिवराज का नारा है, हर गांव में शराब। ओबीसी का पेश किया, क्या वो सही था? तो हाई कोर्ट ने जो कहा है वो तो गवर्नमेंट ने पेश किया है। अगर उनकी पेशी गलत थी, उनके आर्गुमेंट गलत थे, तो हाई कोर्ट क्या करेगी। शिवराज जी का नारा है, हर गांव में शराब। अब वो नारा, अपना नारा जो उन्होंने दिया है, जो शराब नीति बनाई है, उस आधार पर क्या यहाँ कभी शराबबंदी हो सकती है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस सदस्यता अभियान पर जोर दे रही है। भोपाल में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, पार्टी के जिलाध्यक्षों और प्रभारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में कमलनाथ ने सदस्यता अभियान पर जोर देते हुए कहा, सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाले जिलाध्यक्षों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया। कमलनाथ ने बैठक में मंडलम और सेक्टर स्तर पर पार्टी को मजबूत किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े नेता सभी गांवों तक नहीं पहुंच सकते, लिहाजा स्थानीय इकाइयों को मजबूत करना होगा। कमलनाथ ने बैठक में डिजिटल सदस्यता अभियान पर जोर देते हुए कहा, एमपी समेत सभी प्रदेशों में फर्जी सदस्य बनाने की परंपरा है, ऐसे में डिजिटल सदस्यता से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उधर प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने आदिवासी सीटों पर फोकस करने को कहा। उन्होंने कहा, आदिवासियों के कारण ही कांग्रेस सरकार बनी थी, लिहाजा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान दें। बैठक के बाद कमलनाथ ने कहा कि 25 फरवरी तक मंडलम सेक्टर न बना पाने वालों को नाकाबिल माना जाएगा। उन्होंने कहा, पार्टी सद्भावना मंच बनाएगी और पिछड़े दलितों की आवाज उठाएगी। हम सदस्यता दिल्ली से जो इसके देखरेख कर रहे हैं, वो आए थे कि किस प्रकार से इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाए। अब ये डिजिटल का कन्वर्जन हम करेंगे। इस विषय में सब जिला अध्यक्षों को समझाया किस तरह ये किया जाए। जमीन में काम करेगा, आम लोगों में काम करेगा। सर, पिछड़े दलितों के साथ कुछ होता है, उसकी आवाज उठाने के लिए बिल्कुल ये सद्भावना मंच हम बनाएंगे। आरएसएस को भी टारगेट करने की बात कही गई है। देखिए, जो आज देश विरोधी काम कर रहे हैं, समाज विरोधी काम कर रहे हैं, उनसे हम मुकाबला करें। मंडल को लेकर भी आपने कहा कि 26 तक जो है उसकी नियुक्ति हो जानी, तो इस्तीफा देना। बिल्कुल, क्योंकि ये 3-4 महीने से चल रहा है और जहां नहीं होता तो हम मानेंगे कि वो सक्षम नहीं है बनाने में। एमपी कांग्रेस के सदस्यता अभियान की प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने समीक्षा की, जिसमें डिजिटल मेंबरशिप को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुकुल वासनिक ने बूथ, मंडल, सेक्टर में 25 फरवरी तक सभी नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, उम्मीद है सभी जिलाध्यक्ष समय पर नियुक्ति कर रिपोर्ट सौंप देंगे। महत्वपूर्ण विषय आज की मीटिंग में जो है वो हमारी सदस्यता अभियान को लेकर है कि किस तरह से हम लोगों तक के पहुंचे और कांग्रेस के सदस्य बनाने के काम को आगे लेकर चल सकते हैं, उसके संदर्भ में ये बैठक है। कौन उपस्थित है, कौन नहीं है, इसके ऊपर तर्क वितर्क करना मुनासिब नहीं होगा। जो आज यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं उनसे आज हम तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की बैठक में कमलनाथ ने जिलाध्यक्षों को इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, दूसरे गुट के जिलाध्यक्ष कमलनाथ को हटाना चाहते हैं, इसीलिए यह सब किया जा रहा है। बीजेपी के मुताबिक पहले अरुण यादव के क्षेत्र के 4 जिलाध्यक्ष बदले गए, अब दूसरे गुटों के जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी है। वहीं भोपाल ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने कहा, 5 महीने से मंडलम सेक्टर में नियुक्ति को लेकर निवेदन किया जा रहा है। इसी को लेकर कमलनाथ ने कहा कि अगर जल्द नियुक्तियां नहीं की गई तो मजबूरी में एक्शन होगा। जिनको अपने पदाधिकारियों की संख्या ना पता हो, जो अभी तक पीसीसी का पुनर्गठन ना कर पाए हों, केवल संगठन के नाम पर कुंठित होकर अपने ही दूसरे गुटों के लोगों को निपटाने में लगे हैं। पहले निमाड़ के 4 हटाए अरुण यादव जी के, बाद में दूसरे लोगों को हटाने की ताक में है। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाच।
नहीं, 5 महीने से प्रयास कर रहे थे प्रजापति जी और रिमाइंडर बार बार भेज रहे थे। अगर 25 तारीख तक नहीं कर पाता जो आगे काम कैसे होगा यार। तो कमलनाथ जी ने अंतिम मजबूरी के रूप में बोला है ये। रीवा पहुंचे पूर्व सांसद और रीवा के संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि 19 फरवरी को कमलनाथ रीवा आएंगे। इस दौरान कांग्रेस जन आक्रोश रैली निकालेगी। भानु शर्मा ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस सरकार 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ का कर्ज माफ कर चुकी है। साल खत्म होते होते हमारी सरकार 100% कर्ज माफ कर देती, लेकिन बीजेपी सरकार ने धोखे से हमारी सरकार गिराई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को तोहफा दिया है। ओलावृष्टि और बारिश से खराब फसलों की क्षति राशि सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक से वितरित की। भोपाल, रायसेन समेत 23 जिलों के 1,46,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 202 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। सीएम शिवराज सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़े। उन्होंने हितग्राहियों से बात भी की और कहा, प्रदेश की बीजेपी सरकार किसानों के साथ हर मोड़ पर खड़ी है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां हर तरह के दांव खेलती हैं, लेकिन हकीकत में आदिवासियों को उनका हक मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, क्या इस पर ध्यान दिया जा रहा है? जबलपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो इस सवाल सामने रख रहा है। जिला प्रशासन ने 17 आदिवासियों की जमीन को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराते हुए रजिस्ट्रियों को निरस्त कर दिया। मामले में एसडीएम ने बताया कि आदिवासियों की 36 एकड़ जमीन के दस्तावेजों में हेरफेर कर कौड़ियों के दाम में रजिस्ट्री करा ली गई। जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है, जब आदिवासियों के हकों को सुरक्षित रखने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, तो कैसे नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से जमीन की खरीद और बिक्री कर आदिवासियों के हक में सेंधमारी की जा रही है। जो हमारा छल कपट वाला जो अधिनियम है, कमजोर वर्ग परित्राण अधिनियम 1976 की धारा 5 इसमें आकर्षित होती है। तो इसमें एसडीएम को जो सबसे बड़ा अधिकार है कि वो रजिस्ट्री को शून्य कर सकता है, तो ये मैंने उसको शून्य कर दिया है रजिस्ट्री को। इसमें तकरीबन 16-17 आदिवासी इसमें लाभान्वित हुए। पत्रों के माध्यम से जब मुझे पता चली तो मैंने इसको संज्ञान में लिया। कलेक्टर से मैंने मुलाकात की, कलेक्टर के मैंने ऑफिस में ज्ञापन चस्पा किया। कलेक्टर ने जब मुलाकात नहीं की और जब हमने धमकाया कि मैं अमित शाह को काले झंडे दिखाऊंगी, तब जाके उस जमीन को मुक्त कराया गया। पर आज भी उस आदिवासी को पट्टा नहीं दिया गया है। इंदौर के एरोड्राम थाना क्षेत्र के विजयश्री नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद परिजनों ने तेजाजी नगर के एसआई विकास शर्मा पर धमकाने और मारपीट का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक आकाश बढ़िया की एक युवती से दोस्ती थी। एसआई खुद को युवती के चाचा बताकर आए दिन धमकी देता था। 10 फरवरी को आकाश और युवती को पकड़कर एसआई चंदन नगर थाने ले गया था, जहां मारपीट कर झूठे मुकदमे में फंसने की धमकी दी थी, जिससे आहत होकर आकाश ने फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। कल इसने अपने घर में फांसी लगा ली है। अब उसका पीएम कराया जा रहा है। अब जांच के बाद मालूम पड़ेगा क्या कारण। अब मोबाइल जब्ती में है, अब उसको परिजनों के समक्ष देखा जाएगा। जो भी होगा जांच में मालूम पड़ेगा बाद में। सतना जिला हॉस्पिटल समेत सभी सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारी परेशान हैं। कर्मचारियों का आरोप है, ना तो उन्हें अनुबंध के मुताबिक सैलरी मिल रही है और ना ही दूसरी सुविधाएं, सिर्फ उनका शोषण किया जा रहा है। हालांकि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय संचालक ने मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों और सिक्योरिटी एजेंसी से दस्तावेज तलब किए हैं। कामधेनु सिक्योरिटी सर्विस इंदौर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारी मुहैया कराती है। कर्मचारियों को कलेक्टर रेट पर वेतन, बीमा और ईपीएफ की सुविधा देने का नियम है, लेकिन आरोप है कर्मचारियों को ना तो कलेक्टर रेट पर सैलरी मिल रही है और ना ही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। कर्मचारियों का ईपीएफ भी उनके खातों में नहीं जमा हो रहा, जबकि उनकी सैलरी से हर महीने 25% कटौती हो रही है। ऐसे में जिले में अस्पतालों में काम कर रहे 200 कर्मचारी परेशान हैं। आज दिनांक तक न तो हमें अर्धकुशल का मानदेय मिल रहा है, न ईपीएफ मिल रहा है, न बीमा का कोई लाभ मिल रहा है। जो शासन के निर्देश हैं कि बीमा भी दिया जाए इन लोगों को, और ईपीएफ हम लोगों के खाते से काटा जा रहा है वेतन से, लेकिन वो हमारे अकाउंट में जमा नहीं है। न हमें ईपीएफ अकाउंट नंबर तक आज किसी को दिया गया है।
और यहां वक्त है ब्रेक का।